This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। चावल के हवाले से हम जब भी बात करते हैं ये कहा जाता है कि एक बहुत अहम सेक्टर है पाकिस्तान का। टेक्सटाइल की बरामदात के बाद अगर किसी सेक्टर का नाम आता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स तो वो चावल का ही आता है। एक वक्त था 2001 की बात है कि तकरीबन 300 मिलियन अमेरिकन डॉलर की हमारी बरामदात थी चावल की, और फिर मेहनत की एक्सपोर्टर्स ने और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके कोलेब्रेशन से, उनके कंट्रीब्यूशन से ये बढ़कर कोई 2009 में तकरीबन 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स तक पहुंची। लेकिन उसके बाद हमने कोई बढ़ावा नहीं देखा। इसकी क्या वजूहत हैं? क्या बैनुल अक़वामी मार्केट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ गया है इन टर्म्स ऑफ प्राइस की बात करते हैं, या वो लोग वो ममालिक जिन पे हम बाइलाज ये कहते हैं कि जी इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे अक्सर बात की जाती है कि जी इंडिया में चावल की पैदावार तकरीबन 103 मिलियन टन से ज़्यादा की होती है। दुनिया भर में जब पैडी क्रॉप की बात करते हैं कि पैडी की कितनी प्रोडक्शन, तो चावल की जो पैदावार है दुनिया भर में तकरीबन 750 मिलियन टन से ज़्यादा की। फिर बड़े अगर हम बात करें उन ममालिक में जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं तो ज़ाहिर है थाईलैंड का नाम, वियतनाम का नाम, और बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कम्बोडिया, ये ममालिक हैं। यूएस की बात करते हैं कि ममालिक हैं जो बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करते हैं चावल। पाकिस्तान के चावल एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें तो पिछले साल अगर हम सिर्फ एग्जैक्टली एक साल पहले की बात करें तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जी बासमती की गलत हो गई, बहुत ज़्यादा बासमती जमा हो गया, इसलिए कि प्राइसेस का थोड़ा इशू था इंटरनेशनल मार्केट में। अब इस गलत को कैसे क्लियर किया जाए, लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो हालात कदरे बेहतर हैं। नई मार्केट को तलाश करने के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं कि जी पाकिस्तान की बरामदात के लिए नई मार्केट को तलाश किया जाए। तो चावल के हवाले से जो इस वक्त हालिया डेवलपमेंट है वो तो यह है कि टीसीपी और ब्लॉक जो इंडोनेशिया की एक एजेंसी है, दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ। अब एग्रीमेंट किन लोगों की काविशों से हुआ है? क्या राइट एक्सपोर्टिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान लोगों की काविशों से हुआ, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हुआ, टीसीपी की जो भी है, लेकिन एक एग्रीमेंट साइन हुआ और उसके मुताबिक कोई 4 साल की डील साइन हुई कि पाकिस्तान से तकरीबन 10 लाख टन एक्सपोर्ट होगा चावल, जिसका अगर तखमीना लगाया जाए तो तकरीबन 450 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का ही होगा। पाकिस्तान में अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट तो वो ममालिक जिनमें हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, नाइजीरिया की बात करते हैं, ईरान और इराक़ की बात करते हैं, केनिया की बात करते हैं, मेडगास्कर की, काफ़ी ममालिक हैं जो बड़े पैमाने पे इंपोर्ट करते हैं चावल। पाकिस्तान का शेयर कितना ज़्यादा है? अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की तो काफ़ी ज़्यादा शेयर था। कोई अगर हम बात करें तो 50% से ज़्यादा की बात की जाती है कि वहाँ पे पाकिस्तान की चावल की एक्सपोर्ट का शेयर था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, कोई 9-10% के करीब रह गया है। इसकी क्या वजूहत हैं? क्या इंडिया की मार्केट ने हमारा वो मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया? फिर ईरान की हम बात करते हैं कि ईरान की बात करें तो ईरान एक बहुत बड़ी मार्केट है चावल की इम्पोर्ट के हवाले से। जब भी बात की जाती है ये कहा जाता है कि जी इंडिया जो बासमती के हवाले से अगर बात करें तो इंडिया के लिए ईरान एक बहुत बड़ी मार्केट है राइस इंपोर्ट के हवाले से। ईरान इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है बासमती एरोमेटिक राइस का। ईरान की बात करें तो पाकिस्तान तकरीबन 1 मिलियन टन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट कर सकता है ईरान। अगर इस वक्त हम बात करें तो तकरीबन कोई 500 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की हमारी एक्सपोर्ट नहीं है ईरान चावल की, शायद इससे भी कम है। क्या वजूहत हैं? इस हवाले से क्या इकदाम किए जाने चाहिए? और वो ममालिक जहाँ पे हमारा शेयर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट कम हुआ है उसकी वजूहत क्या हैं? और फिर चावल के एक्सपोर्टर्स हमेशा ये कहते हैं कि जी हुकूमत की तरफ से इंसेंटिव्स अगर मिलें तो हम बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, 4 अरब डॉलर की हम बरामदात कर सकते हैं। ज़ीरो रेटेड कर दें इस इंडस्ट्री को एक बेहतर दर्जा दें। हमें अगर मराहत दी जाएँ, हमारे जो फ़ंड्स स्टकअप हुए हैं अगर वो रिलीज़ कर दिए जाएँ तो हम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान की मईशत में। तमाम इशूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है अब्दुल-रहीम जानू साहब ने, पैट्रन इन चीफ हैं राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। रहीम साहब प्रोग्राम को खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। या वेलकम। चावल की अगर हम बरामदात के हवाले से बात करें तो आप एक बहुत बड़ा नाम है, आपने बड़ा काम किया है और सालों से मैं तो ख़ुद जानता हूँ 2004-05 में भी हम बात करते थे आपसे। मुझे एक तो बिल्कुल क्लियर एक इवेंट याद है कि हम श्रीलंका की बात करते थे
श्रीलंका ईरी-6 इंपोर्ट करता था पाकिस्तान। फिर श्रीलंका में जब वहाँ पे अपनी प्रोडक्शन कम हुई तो उन्होंने फिर इंपोर्ट ड्यूटी, उस वक्त कोई 2004 की बात है जब हमारी प्रोडक्शन कोई 5.8 मिलियन टन के करीब थी, उन्होंने 9 रुपये इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको ख़त्म कर दिया और पाकिस्तान से फिर इंपोर्ट करते रहे वो। आज अगर बात करें तो श्रीलंका इंपोर्टर नहीं एक्सपोर्टर बन चुका है, और हम जो 2004 में 6 मिलियन टन के करीब प्रोड्यूस करते थे, आज भी तकरीबन 6-6.5 मिलियन टन ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। वजूहत क्या है? देखिए, सबसे अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी आपने बुलाया है इधर। सबसे पहले आपके सवाल के अंदर इसका जवाब है, हमारी प्रोडक्शन स्टैगनेंट है सिंस लास्ट अबाउट 12 ईयर्स, 6 से 6.5 मिलियन। तो अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम नहीं हुआ है, कोई नए बीज ईजाद नहीं हुए हैं। ईरी-6 जो है ये 1960 का बीज है जो कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हमें तोहफे में दिया था। मैं तो सलाम पेश करता हूँ हमारे काश्तकारों को कि इतने डीजेनरेटेड बीज से भी वो प्रोडक्शन ले रहे हैं। आप कालाशाह काकू देख लें, आप डोकरी देख लें, हम गवर्नमेंट से कह के थक गए कि इनको प्राइवेटाइज़ करें या रीप को दें, और हम इसमें काम करेंगे। हमें हमारे अरबों रुपए जो EDF के पड़े हुए उसमें से फ़ंड दिया जाए। हम रीप हाउस बनाना चाहते हैं, हम रीप टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लाजमी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और हमारा जो विज़न है उसको हम 2018 का $4 बिलियन हमको टच करना है, वो हम इसी तरीके से कर सकेंगे अगर गवर्नमेंट सर पे हाथ रखेगी। हमने हमारी तरफ से CM साहब से मिले, उनको बुलाया, उनके साथ CM सिंध से, जी हाँ, उनको हमने ऑफ़र किया कि आप हमें 30-40 काश्तकारों के नाम दें, प्रोग्रेसिव फार्मर्स के। हम उनको हमारे खर्च पे थाईलैंड और वियतनाम का दौरा कराते हैं ताकि वो देखें लेटेस्ट। रीप के खर्च पे हो जाएंगे? जी हाँ, हुकूमत के खर्चे में नहीं जाएंगे? नहीं, अभी हमको मिल ही नहीं रहे पैसे तो क्या करें। तो हम चाह रहे हैं कि वो हम उनको जाएं, उनको लेटेस्ट फार्म टेक्नोलॉजी दिखाएं ताकि वो आजकल के हालात के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ाएं। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और इसकी सब मैं बताऊं, अगर जब तक R&D में काम नहीं होगा ना, या ये प्राइवेटाइज़ नहीं किया जाएगा, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने वाले ये दोनों सफ़ेद हाथी हैं, कालाशाह काकू और डोकरी, ये सोए हुए हैं। इनको जगाने की ज़रूरत है। अगर नहीं जागते तो ये प्राइवेटाइज़ कर दें, गवर्नमेंट अपनी जान छोड़ाए, दें इनको स्टेक होल्डर्स को। हम हमारे साथ ग्रोवर्स को बिठाएंगे, हमारे साथ मिलर्स को बिठाएंगे और एक्सपोर्टर्स। ये 3 लोग हैं जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं। जब आपकी बात होती है, जैसे आपने CM सिंध की बात की, या अगर हम पंजाब की बात कर लें, तो क्या कहते क्या हैं कि क्यों ये जो 2 हम अभी बात करें कि जी वाइट एलिफेंट, इनको क्यों पाल रहे हैं? क्या वजूहत है? नहीं, इसका कोई हमें तो उनका कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं मिलता है। अब आपको बताऊं, मैं PM साहब से हमारी काफ़ी मुलाकातें रही हैं। जब मैं अभी SVP फेडरेशन था लास्ट ईयर, तो अब मैंने इनको यही बोला, मैंने कहा आप राइस की अलग मिनिस्ट्री बना दें और आप कोई उस बंदे को मिनिस्टर बनाए जिसको नो हो। ऐसे नहीं हो कि जैसे मैं आपको बताऊं, हमने एक सेमिनार किया, कालाशाह काकू के डायरेक्टर को बुलाया, वो राइस के बारे में कुछ नहीं जानता था, वो टेक्सटाइल का बंदा वहाँ बैठा हुआ है। तो इस तरीके से तो काम नहीं होगा कि आप इस चीज़ को रिपीट कीजिएगा कि टेक्सटाइल का बंदा डायरेक्टर है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट डोकरी में, सिंध में, जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसको कुछ नहीं पता। और ये हमने फील्ड में बदीन में चावल की फसल लगी हुई थी, वहाँ हमने सेमिनार किया, बट ही कुड नॉट स्पीक बिकॉज ही वाज नॉट अवेयर एट ऑल। अगर ऐसा है तो ये बड़ा जुल्म हो रहा है रहीम साहब। ये इस सिर्फ आपकी एसोसिएशन के साथ नहीं, या चावल जो प्रोड्यूस करें उनके साथ नहीं, ये मुल्क के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखें ना, ये तो हम यही गवर्नमेंट से कहते हैं कि ये जो ट्रेड्स हैं ना, इनमें पॉलिटिकल अपॉइंटी नहीं होने चाहिए, इनमें प्रोफेशनल होने चाहिए। दुनिया भर में जो ट्रेड मिनिस्टर्स या कमर्शियल काउंसलर हमारे हैं, वो भी पॉलिटिकल अपॉइंटी नहीं होनी चाहिए। उसकी मैं आपको थोड़ा आगे जाके मिसालें दूंगा। उन्होंने भी चावल की ट्रेड को जो नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे चाइना में हमारी फरा है डॉक्टर, अभी हमारा SVC नौमान शेख डेलीगेशन लेके गया, बेहतरीन मिला। इनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, हाँ, रेलेवेंट फील्ड है, बिल्कुल, एंड शी इज़ वेरी कैपेबल। यहाँ पे आई थी, हमने वी गेव हर डिनर। और हमारे श्रीलंका में जो बैठे हैं वो भी बहुत कम्पिटेंट हैं, ईरान में हैं, लेकिन कुछ ममालिक में हैं जो कि वो समझते हैं कि बस वो जो नहीं होता गर्दन में सरिया, वो है कि हम ना मिलना चाहते हैं ना हम काम करना चाहते हैं। 3 हमारे डेलीगेशन सऊदीया के कैंसिल कराए गए इंटेंशनली, और हमारे वीज़ा नहीं दिया गया, जिसको मैं लीड कर रहा था। एक फेडरेशन का था, 2 रीप के थे। फिर हमने कॉमर्स मिनिस्टर से और हमने दरख्वास्त की कि आप इस जो बंदा हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है उसको आप वहाँ से रिमूव करें तो हम जाएंगे।
अब एम्बेसडर साहब ने और मिनिस्टर साहब ने मुझे रिक्वेस्ट की है और इंशाल्लाह हम जा रहे हैं लेके डेलीगेशन। जो आपने बताया ये बहुत अलार्मिंग है। 54% शेयर था हमारा सऊदी मार्केट में, जो अभी 9 से 10% है। इंशाल्लाह उसको हम बढ़ाएंगे। उसकी 2 रीज़न है। नंबर 1, वो पारबॉयल टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफ़र, पारबॉयल का चावल वो ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो आपको पता है कि इट्स इजी टू कुक और उसको लंबा रख भी सकते हैं। वो हम नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मुझे एक 28 रुकनी वफ्द के साथ इंडिया भेजा। वहाँ से हम प्लांट लेके आए, वहाँ पे हमने लगाए प्लांट और अब हम बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हैं, बेहतरीन। आई थिंक मच बेटर देन इंडिया। ये अब कितने मिलियन टन की प्रोडक्शन है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 2 मिलियन टन की हमारे 6.5 में से पारबॉयल की है। और हमारे पास लेटेस्ट यूनिट लगे हुए हैं कि जो कि कैटर कर रहे हैं। काफ़ी ममालिक में एक्सपोर्ट हो रहा है। सऊदी अरेबिया में एक पेमेंट का फैक्टर भी है और दूसरा प्राइस फैक्टर भी है। पेमेंट भी वो लोगों को उधार माल चाहिए था, तो हमारे एक्सपोर्टर रेडी नहीं थे, इंडिया वालों ने दे दिया। और इंडिया के प्राइसेस हमारे से 100-150 से कभी कभी $200 भी कम थे। लेकिन आजकल हमारे लिए आइडियल टाइम है जाने का कि हमारी और इंडिया की प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि कुछ इंडिया की थोड़ी सी हमसे ज़्यादा हो गई है। वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया। अभी अगर हम देखें तो पिछले, अगर सिर्फ मैं 3 महीने पहले की बात करूँ तो अगर हमारी प्राइस कोई 950 से कोई $1100 फी टन थी, तो उनकी कोई 750 थी। जी हाँ, अभी उनकी भी 900 हो गई, हमारी भी 850-900 है। तो अब हमारे लिए आइडिया। और ईरान का बता दूं, देखें 85% ममालिक जो है ना दुनिया में, उनके लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर उनके नेबर हैं। हमारे साथ 2 नहीं बल्कि 4 बड़ी मार्केटें हमारे दरवाजे पे दस्तखत दे रही हैं। चले आप इंडिया को अगर निकाल देते तो फिर ईरान, अफगानिस्तान और चाइना। चाइना इज़ ए वेरी बिग बायर ऑफ राइस और पाकिस्तान से ले रहा है। हुकूमत को चाहिए कि ये हमारी जो फ्रेंडशिप है चाइना से, उसका फ़ायदा उठाएं। अफ़गानिस्तान से हमारे ताल्लुकात बेहाल हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाएं। और ईरान, आज सुबह हमारे चेयरमैन चौधरी शफीक साहब की सरबराही में सुबह 3:30 बजे हमारा 25 रुकनी वफ्द ईरान पहुंच चुका है नेगोशिएट करने के लिए। और मैं आपको बता दूं इंशाअल्लाह ताला ये हमारे वफ्द जो है अच्छी क्वांटिटी में माल बेच के आएगा। अच्छा, हम जब इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बात करते हैं तो ईरान की पोटेंशियल कोई 1 से 1.5 मिलियन टन तो है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर जो इंडोनेशिया के साथ हमारा हुआ है, इंडोनेशिया तो ये कहता है ना कि चावल की अगर कीमत बढ़ती है तो वहाँ पे गुर्बत में इजाफा होता है। वो तो ये कहेगा ना कि जी ऐसे इन ममालिक से हम इंपोर्ट करें जहाँ प्राइसेस कंपेरेटिवली कम है, ज़ाहिर क्वालिटी की बात है। 2 ममालिक, एक तो इंडोनेशिया और दूसरा फ़िलिपींस। फ़िलिपीन में तो ये कहा जाता है कि जी फ़िलिपिनोज़ तो कुछ नहीं खाते सिवाय चावल के। वहाँ तो वो टीवी पर एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, हुकूमत कहती है कि जी तीनों टाइम हुकूमत कहती है कि चावल कम खाएं। तो इन ममालिक की तरफ हमारा ज़्यादा झुकाव है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा बायर था आज से 8 साल पहले तक। उसके बाद कुछ ऐसे यहाँ से कुछ शिपमेंट एक आध ऐसी गई कि उन्होंने उसको बैंड लगा दिया। फिर उसको मैं क्रेडिट पेश टोटल 100% ये हमारे एक्स चेयरमैन रफ़ीक सुलेमान साहब और आजकल हमारे जो SVC हैं नोमान अहमद शेख साहब, इन दोनों को दूंगा। इन लोगों ने मेहनत की, ये MOU साइन किया और उसके बाद क्योंकि वो डरे हुए हैं प्राइवेट सेक्टर से काम करने के लिए, वो G2G करना चाहते हैं। तो अब TCP नहीं, वो जो इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया में, वो ब्लॉक जो उनकी एजेंसी वो करती है या इंडिविजुअल्स करते हैं? नहीं, ब्लॉक करती है गवर्नमेंट की, लेकिन यहाँ प्राइवेट से करती थी, अब वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट से करें। तो TCP फैसिलिटेटर या डॉक्यूमेंट बनाने वाला इदारा बनेगा और अपना कमीशन लेगा, एक्सपोर्ट हमारे मेंबर करेंगे। और ये हमारी टर्म्स पूरी TCP से तय हो चुकी हैं। और एक्चुअली उन्होंने हमारे डेलीगेशन को बुला लिया था जिसको TCP के चेयरमैन साहब लीड कर रहे थे और सिंगापुर में मीटिंग थी। लेकिन कुछ उनकी इंटरनल, मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम्स या कोई इनकी ब्लॉक की करप्शन की कोई स्टोरीज बाहर आई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने फ़िलहाल इसको पाबंदी लगा दी है और ये अब हमारी मीटिंग हुई नहीं है। अभी नोमान शेख ने अभी 4 दिन पहले TCP के चेयरमैन को लेटर लिखा है कि हम दोबारा डेलीगेशन लेके जाते हैं और हमसे उनसे बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है बाई नेक्स्ट मंथ, मिड ऑफ नेक्स्ट मंथ एक हमारा डेलीगेशन TCP के रिजवान साहब की सरबराही में जाएगा, जाके वो हम बातचीत करें। और हमारे साथ वो लंच करने भी ट्यूसडे को आ रहे हैं। वो एक उनके पास TCP के पास राइस एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन जो थी डिफंक्ट, जो बंद हो गई और जो 7 अरब रुपए नुकसान करके, उनकी एक प्रॉपर्टी, काफ़ी प्रॉपर्टी हैं जो TCP के पास है। एक प्रॉपर्टी पिपरी में है 600 एकड़ की, जो राइस के लिए बनी गई है।
हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे राइस जोन बनाए, वन विंडो ऑपरेशन हो, बैंकें भी उधर हों, गवर्नमेंट एजेंसी भी उधर हों, हमारे मेंबर भी उधर हों, मिल्स भी उधर हों। तो उससे हमारी नेगोशिएशन चल रही है। पीएम साहब, इसमें दो चीज़ें, एक तो उस जगह की वैल्यूएशन एंड सेकेंडली बेनिफिट्स। हाँ देखिए, वैल्यूएशन के लिए ही मामला अटका हुआ है, और वो लाजमी बात है जो अच्छे ऑफिसर होंगे, जैसे इस वक्त टीसीपी में लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे किरदार के लोग हैं, वो डरते हैं कि बाद में हमारी ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे। तो वो वैल्यूएशन के लिए हमने उनसे ही कहा कि आप 4 एजेंसियों से करा लें, अलग अलग दुनिया भर की बाहर के लोग बुला लें और हमें मार्केट रेट पे दें, हमें कोई सस्ता नहीं चाहिए। यही हमने खुर्रम दस्तगीर साहब से भी कहा, यही हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा। तो अब लेकिन टीसीपी वाले इस पे एग्री नहीं हुए हैं कि वो हमें आउटराइट बेचें, वो दूसरा प्रपोजल हमसे चाहते हैं लॉन्ग टर्म लीज का। तो वो हमारे मेंबर्स फ़िलहाल एग्री नहीं हो रहे, क्योंकि आजकल आपको देखें पता है कि किराए की जगह पे कौन पैसे लगाएगा, कौन उसको मॉडर्न और अच्छी फैक्ट्री बनाएगा। और दूसरी बात यह है, देखें बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ज़मीन मुफ्त में दी जाती है ताकि कारोबार में इजाफा हो। खुर्रम दस्तगीर साहब रीप में आए थे, अभी वो कह के गए कि हम आपको ज़मीन फ्री देते हैं, आप बनाएं, और लेके आए प्रपोजल, वो हमारे यहाँ ऐलान करके गए। तो हम उस पर भी बात कर रहे हैं। तो यही मैंने टीसीपी के चेयरमैन साहब से कहा कि दूसरी सबसे बड़ी बात है कि राइस का जो कंटेनर एक आज से 20 साल 15 साल पहले 6 लाख का होता था, आजकल 25 लाख का 30 लाख का है। तो अब इनके पास वाइट कैपिटल और हमारे सेल टैक्स के रिफंड फंसे हुए हैं, ज़ीरो रेट में वो हमको ला नहीं रहे हैं, 4 दूसरी इंडस्ट्रीज़ को ला रहे हैं जिनका एक्सपोर्ट हमसे नीचे। अब आप 2.5 बिलियन की हमारी बात करें, लेदर को ला रहे हैं, और दूसरी जो सर्जिकल को और इंजीनियरिंग को। रिसेंटली आपने डिमांड तो की थी कि ज़ीरो रेट करें, जो 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं इसमें चावल को भी शामिल करें। जी हाँ। जब $2 अरब की एक्सपोर्ट आप लोग करते हैं, 300 मिलियन से $2 अरब तक ले आए, $4 अरब तक भी लेके जा सकते हैं, तो हुकूमत को आखिर क्या वजूहत है कि नहीं कर रहे? नहीं, हुकूमत को समझाना कि हम कोशिश कर रहे हैं और हम पूरी अपनी मेहनत कर रहे हैं। हुकूमत में किसको समझा रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब से हम टाइम लेना चाह रहे हैं। नहीं, हुकूमत में किसको समझा रहे हैं? ख़ास तौर पे वो लोग जिनको आपने कहा है कि जी देखें, इस चीज़ को देखें ताकि मुल्क की मईशत में इजाफा, हमारी बरामदात बढ़े। इसाक डार साहब हमसे मिलेंगे तो हम समझाएंगे ना, अभी हमको टाइम नहीं दिया उन्होंने। खुर्रम दस्तगीर साहब को हम समझा चुके हैं, वज़ीर आज़म साहब को भी हमारे चेयरमैन ने बहुत अच्छी जाके वो जो उन्होंने एक्सपोर्टरों से मिले थे, रफ़ीक सुलेमान ने बहुत अच्छी तकरीर की थी और वहाँ पे ही वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड, और उन्होंने कहा था कि हम देखते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे बदकिस्मती है कि कोई ना कोई ऐसे मसाइल होते हैं जिसमें गवर्नमेंट उलझ जाती है और एक्सपोर्ट जो है वो सेकेंडरी हो जाता है प्राइमरी के बदले। हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट, देखें आप दुनिया की तरक्की आप देख लें, जहाँ एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल, आप देखें कि आपका डेफिसिट रहेगा ही। आपका इंपोर्ट अगर पेट्रोल की वजह से 45 बिलियन हुआ है तो आपका एक्सपोर्ट जो है वो अगर 20-22 पे होगा तो अभी भी रहीम साहब इस वक्त जब हम बैठे हुए ना, इस माली साल के पहले 9 महीने में हमारी टोटल बरामदात $15.6 बिलियन, हमारी इंपोर्ट $32.5 बिलियन। अभी भी देखेंगे तकरीबन $17 बिलियन का हमारा तिजारती खसारा है। लेकिन ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं सलाम अगर पेश करें आप हमारे पाकिस्तानियों को जो बाहर बैठे हुए हैं, वो रेमिटेंस नहीं भेजें तो हम तो कब के दिवाली हो चुके होते। हमारे पास एक्सचेंज कहाँ से आता? हमारी एक्सटर्नल बैलेंस शीट बड़ी कमज़ोर हो जाती है अगर वो रेमिटेंस ना भेजें। नहीं तो ये देखें ना, तो अब ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, एक्सपोर्ट इज़ दी ओनली थिंग, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए। अब आप इस वक्त आप उठा के देख लें पाकिस्तान में कौन सी ट्रेड है जिसमें प्रॉफिट है, प्रॉपर्टी के अलावा या कंस्ट्रक्शन के अलावा। वो तो बना रहे हैं पैसे दबा के। आप जिसको वो बोलेंगे ना, आप राइस वालों को भी पूछेंगे तो वो कहेगा यार मैं अपनी मिल में तो नुकसान कर रहा हूँ लेकिन प्रॉपर्टी का छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, उसमें मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो दिस इज़ नॉट द ये हल नहीं है। और सोल्यूशन ये होगा कि आप इसको एक्सपोर्टर्स को ऑन बोर्ड लें। आपको मैं एक बात बताऊँ, एक आज से 8-10 साल पहले गवर्नमेंट का एक इदारा होता था फेडरल एक्सपोर्ट बोर्ड, उसमें राइस का नुमाइंदा मौजूद होता था। अभी जो इस वक्त बोर्ड बना हुआ है और उसकी सदारत करते थे सदर या वज़ीर आज़म, अब उसकी हमारी सदारत करते हैं कॉमर्स मिनिस्टर, लेकिन उसमें राइस के नुमाइंदे को उन्होंने निकाल दिया है। और जो वजूहत क्या है? क्यों वो कहते हैं रोटेशन में करते हैं, लास्ट ईयर था तो अब हम किसी और को ले आए हैं। भाई आप बोर्ड जब एक्सपोर्ट की बात हो रही है और जो सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है उनको नहीं रखा तो कोई वजूहत होंगी? नहीं, वो कहते हैं हमारी सीट मुख्तसर है। तो मैंने उनको कहा कि आप सीटें बढ़ाएं बोर्ड की, और आप ये तो मेन राइस वालों को आपसे एक पैसा लेते नहीं है। हमारे अरबों रुपए उनके पास पड़े हुए हैं। अभी हमारे 4 डेलीगेशन जा रहे हैं, यानी एक आज गया है और 3 और पाइपलाइन में सऊदी अरेबिया, कोमोरोस और मॉरिशस, और सब सेल्फ फाइनेंस पे। हम टीडीएफ की सब्सिडी नहीं लेते, ताकि हमारा हक है।
और मुनीर साहब हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं कि दूसरों को सब्सिडी दें, हमें वी कैन फाइनेंस आवर सेल्फ। लेकिन आप दूसरी चीज़ों के लिए हमको रीप हाउस, हमारे नौमान शेख साहब शोर कर करके थक गए कि मैं रीप हाउस बनाना चाहता हूँ, रीप टेक्निकल स्कूल बनाना चाहते हैं, ताकि वहाँ हम बंदों को ट्रेनिंग दे के उनको अच्छी अच्छी जॉब, अच्छी तनख्वाहों पे जॉब मिल सकती है। अगर हमारा टेक्निकल इंस्टीट्यूट लोगों को तालीम दे दे और उसकी नो हाउ बता दे, तो इतने मिले हैं जिसमें इस वक्त पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है ज़्यादा है, लेकिन राइस सेक्टर में अच्छे आदमी नहीं मिल रहे, एक्सपोर्ट मार्केटिंग वाले नहीं मिल रहे, मिल मैनेजर नहीं मिल रहे, टेक्निकल बंदे नहीं मिल रहे। हम चाहते हैं हम इनको हर तरीके से, मुहिब वतन लोग हैं, राइस के एक्सपोर्टर्स, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट का साथ दें, करें। अभी इंशाअल्लाह ताला हमारी ट्रॉफ़ी भी होने वाली है, आपको बुलाएंगे उसमें। हम हर साल से 8 साल पहले मैंने ये शुरू किया था, 9 साल पहले पीएम साहब भी आ चुके हैं, प्रेसिडेंट साहब भी आ चुके हैं, तो ये भी एक मोटिवेशन होता है कि यार चलो अवार्ड लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो। लेकिन आप देखें, मैं आपको बता दूँ, 65 लाख टन, 25 लाख टन पाकिस्तानी खा गए, 40 लाख टन बचा, पूरा एक्सपोर्ट हो गया। राइस एक्सपोर्टर के आप ब्लेम कर ही नहीं सकते कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जितना माल है वो तो एक्सपोर्ट हो गया। आप प्रोडक्शन बढ़ाएं तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अच्छा, इसी वजह से हमने कहा कि पैदावार को बढ़ाएं। जब हम इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो उन्होंने तो अब वो ऑनलाइन डेटा भी बना दिया, डेटाबेस भी बना दिया। दुनिया में 3000 से ज़्यादा अक़साम हैं चावल की, पाकिस्तान में हम उंगलियों पे गिनते हैं 2-4। क्या हम क्यों आखिर नई वैरायटीज़ नहीं ला रहे? आप देखें, यही तो मैं कह रहा हूँ, हम यही तो शोर कर रहे हैं रीप वाले कि एरी 6 का बीज हमको तोहफे में मिला 1960 में, 1985 में सुपर बासमती बना और 385 बना। 385 एक बहुत अच्छा बीज था और बहुत अच्छा मीडियम बासमती क्वालिटी थी जो नापैद हो गई है। अभी इस वक्त 386 है जो कि नॉन बासमती वैरायटी है। हम चाहते हैं कि उसको भी गवर्नमेंट डिक्लेयर करे बासमती वैरायटी, उसका एक पेरेंट जो है वो बासमती है और टेक्निकली वो हो सकता है, उसको करें। वो भी है, एरोमेटिक है, उसमें है, मामूली है, खुसूसियात है। आजकल ब्लेंडिंग वही हो रहा है, 386 ही हो रहा है और काफ़ी माल जा रहा है बिरयानी राइस के हिसाब से, और दैट इज़ अ वेरी गुड राइस। अच्छा, अब आप देखें, इस वक्त काश्तकार जो है सिंध का और पंजाब का, वो इस साल नुकसान कर करके थक गया 2 सालों में। अगर इस वक्त हमारे पास एक बहुत अच्छा बीज है कायनात के नाम से, जो कि इस वक्त दुनिया में अच्छे रेट मिल रहे हैं, $1000, $950 मिल रहे हैं और एक्सपोर्ट हो रहा है, वो चाहिए गवर्नमेंट को कि वो कोई फैसिलिटेट करे, ग्रोअर्स को कुछ लोन्स दे या इंटरेस्ट फ्री इनको कोई ट्रैक्टर्स दे, ताकि ये सिंध में भी इसकी पैदावार हो जाए। अभी सिर्फ पंजाब में ही हो रहा है। अभी पंजाब में हो रहा है। विल कंटिन्यू विद दिस। नाज़रीन, हम बात करें पाकिस्तान में चावल की पैदावार और बरामदात के हवाले से। वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। चावल की बरामदात को बढ़ाने के लिए उन ममालिक जो ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, जिसमें ज़ाहिर है सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, मेडागास्कर, केनिया, मलेशिया, चाइना, मोज़म्बिक, बहुत सारे ममालिक हैं, नाइजीरिया की बात करते हैं। क्या पाकिस्तान के वो लोग जिनकी बेसिकली ये ड्यूटी है कि वो मार्केट को एक्सप्लोर करें, जिनकी बेसिकली ये ड्यूटी है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि जिन ममालिक में उनको हुकूमत पाकिस्तान ने तैनात किया हुआ है वो वहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लोर करें और फिर वो कम्युनिकेशन करें, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहुँचाएं और फैसिलिटेशन का किरदार अदा करें ताकि पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हो। क्या ऐसा हो रहा है? फिर वैराइटीज़ के हवाले से, अक़साम के हवाले से हम बात करते हैं कि अगर 3000 से ज़्यादा अक़साम दुनिया में हैं और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इस चीज़ को, डेटा भी अवेलेबल है, फ्री डेटा अवेलेबल है, तो पाकिस्तान में नई अक़साम लाने के लिए क्या जद्दोजहद की जा रही है? रहीम साहब, एक तो हम कायनात के हवाले से बात कर रहे थे कि सिर्फ इस वक्त पंजाब में हो रहा है, सिंध में आखिर क्या वजूहत हैं कि इस चीज़ को नहीं पैदावार नहीं हो रही? नहीं, ये अवेयरनेस नहीं दी गई है ग्रोवर्स को कि अगर आप इसको कायनात को यहाँ पे ग्रो करेंगे तो कामयाब हो सकता है, क्योंकि एरोमेटिक राइस नहीं है और सिंध की ज़मीन में ये हमारे मेहनतकश जो ग्रोवर हैं ये कर सकते हैं पैदावार। लेकिन हुकूमत को ये, आप देखें पंजाब में जाएं तो आपको जगह जगह, आप रोड पे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये सीज़न में ये काश्त करें, ये दवाइयाँ डालें, इस तरीके से आप करें। आप देखें उनका पूरा एक निज़ाम है जो आपको सिंध में नज़र नहीं आ रहा। तो बेसिकली अवेयरनेस यहाँ पे देनी है ग्रोअर्स को
और इनको फैसिलिटेट करना है, गवर्नमेंट अपने पैसों से करे। ग्रोवर्स पाकिस्तान की बैकबोन है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कायनात यहाँ इन्होंने ईरी 6 के साथ साथ लगाया दूसरी वेराइटीज़ ख़त्म करके, तो ये बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा पाकिस्तान को। ये आप देखें ना, $450 ईरी 6, $1000 कायनात, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी एक्सपोर्ट। और कायनात की इस वक्त बहुत डिमांड है दुनिया में, क्योंकि लंबा चावल है और सख्त चावल है, प्रोसेसिंग में टूटता नहीं है। कि जो लंबा चावल है उसकी डिमांड तो बाय एंड लार्ज ये कहा जाता है ना कि ये जो लॉन्ग ग्रेन राइस होता है वो केनिया में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है, मोज़म्बिक में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है, चाइना में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है, मलेशिया में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है, मेडगास्कर में बहुत ज़्यादा। तो ये जो जितने ममालिक हैं, ये क्या सिर्फ चावल की जो लेंथ है उसको या फिर एरोमा वगैरह को? ये लॉन्ग ग्रेन जो है ना, आप जो कह रहे हो वो ईरी 6 को ये कहते हैं, ये तो एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन है। ठीक है, ठीक। हमारा सुपर बासमती देखिए, ईरान को अगर हम हमारा सुपर बासमती मुनासिब कीमत पे दें तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ कि मैं 4 दफ़ा ईरान जा चुका हूँ, 2 डेलीगेशन लेके, और 2 दफ़ा मैं उस वक्तों के प्राइम मिनिस्टर साहब, बल्कि 5 दफ़ा, एक दफ़ा कॉमर्स मिनिस्टर साहब के साथ। वो कहते हैं कि सुपर बासमती अगर हमको पाकिस्तान का मिले वाइट, तो हम कोई दुनिया का चावल नहीं खाएंगे। इतना दे आर फॉन्ड, यानी कि दुनिया का। आपको मैं बताऊं कि वहाँ पे बेस्ट गिफ्ट क्या है ईरानियों को देने के लिए, पाकिस्तानी सुपर बासमती राइस। आप उनको दे देना तो वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। ईरानी कौम वो कौम है कि जो कंप्रोमाइज़ नहीं करती है फूड में और कपड़ों में। आप देखें, वो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, और दूसरा फूड के अंदर वो दे ईट द बेस्ट क्वालिटी, और राइस उनकी बेसिक स्टेपल फूड है। और हमारे लिए तो मैं आपको जैसे बताया कि हम तो गंदम खाने वाले मुल्क हैं, हमको तो चाहिए कि एक एक चीज़ जो चावल है वो एक्सपोर्ट करके हम ज़रा मुबादला कमा के दें। अब लेकिन जैसे आपने बताया कि अब ये पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कायनात की, कि कायनात को यहाँ पे हुकूमत अगर रीप को साथ ऑन बोर्ड ले तो हम इनको इस तरीके से काफ़ी गाइड कर सकते हैं, ताकि यहाँ के सिंध के जो काश्तकार हैं उनको भी लेवल अप होना चाहिए दूसरे काश्तकारों की तरह। ये बेचारे इस वक्त मरे हुए हैं। और आपको बताऊँ, 2 साल पिछले 2014, 2015 और 2016 भी ऐसे ही लग रहा है, इसमें ग्रोवर, मिलर और एक्सपोर्टर तमाम लोगों ने बहुत हेवी लॉस किया है। और फिर भी इसके बावजूद उन्होंने झंडा पाकिस्तान को उठाया हुआ है, ताकि हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अच्छा देख रहे हैं। ये बताएं कि क्या ऐसी कंपनीज भी हैं? मेरे इल्म में तो है कोई 100 से ज़्यादा ऐसी कंपनीज हैं, मोर देन 100 कंपनीज जो बैंकरप्ट होकर ऐसे दुबई में बैठे हुए हैं। जी हाँ, इस वक्त 116 कंपनीज जो हैं वो बैंकरप्ट हो गई दुबई में। ये पाकिस्तान में नहीं हुई है, दुबई की जो ऑफिस उनके थे उसमें पाकिस्तानीज भी हैं, इंडियन भी हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा पैसा स्टकअप हुआ है। लेकिन उन्होंने बैंक से जो मॉर्गेज पे अपना चावल रखा के, जैसे 100 रुपये के चावल पे 100 रुपये लिए हुए थे, तो वह 100 रुपये और चावल तो हो गया 60 रुपये, तो वो तो भाग गया और वो तो डिफ़ॉल्ट कर गए बहुत बुरी तरीके से। इसका चावल के अंदर बुरा हाल है दुबई में। तो वो चावल जो है बैंक वाले थ्रू अदर ट्रेडर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिस्काउंटेड रेट पे। सऊदी अरब वाले तो अभी तो पाकिस्तान की चावल की फिर ज़ाहिर नुकसान होगा। इस वक्त इसका इफेक्ट आ रहा है। इस वक्त सऊदी अरब में टोटल माल दुबई से जा रहा है, पाकिस्तानी और इंडियन चावल जो कि बैंकरप्ट कंपनियों का चावल पड़ा हुआ था वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं एट द डिस्काउंटेड रेट। लेकिन ये थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगा, ये लंबा तो नहीं चलेगा, उनके पास जितना स्टॉक है वही करेंगे। लेकिन वो कंपनीज इस वक्त बुरा, और भी कंपनीज अगर गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी तो पाकिस्तान में भी इस वक्त राइस एक्सपोर्टर्स का और मिलर्स का बुरा हाल है। हुकूमत को चाहिए कि तवज्जो दें, हमें बैठ के सुने, हमें बिठाएं, हम जो है इनको कमाऊ पूत हैं इनके, और हमें इनको दे शुड गिव अस इम्पोर्टेंस। अच्छा, कमर्शियल सेक्रेटरीज की आपने बात की, मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनको आपको मिलने के लिए 2 से 3 दिन के बाद का आपको टाइम मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। और तनख्वाह ले रहे हैं, जो काम है वो करने के लिए उनसे गुजारिशात। और इंडिया में आपको पता है एक्सपोर्टर कैन वॉक इनटू द एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स ऑफिस, नॉट कमर्शियल सेक्रेटरी। और हमें कमर्शियल सेक्रेटरी से मिलने के लिए टाइम चाहिए कुछ लोगों से, नॉट एवरीबडी के। बहुत लोग अच्छे भी हैं, वो तो खुद हमको बुला के अपने पास बिठाते हैं, बल्कि हमारे पास आ जाते हैं। मैं आपको चाइना वाले की मिसाल देता हूँ कि मेरा मसला था, डिप्टी हाई कमिश्नर थी कोलंबो में, आजकल वो कौंसल जनरल हैं चेंगडू में, और वो डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े अपना सिंध के शायर थे, बलोच साहब, उनकी बेटी हैं मैडम आमना बलोच। मैंने उनको फ़ोन किया सिर्फ कि मैडम मेरा ये मसला है, और दैट वाज संडे एंड शी केम टू माय होटल, और शी ऑन मंडे माय प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड। यही राइस एक्सपोर्ट, सिंसियर लोग, राइस एक्सपोर्ट जो हमारे
कोटे। अच्छा, एक मैं बताऊं, श्रीलंका का आपने बात की तो वो उनके कोर्स राइस वेराइटीज़ जो हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अच्छा, श्रीलंका भी तो बेसिकली वो उनका जो स्टेपल डाइट है वो तो चावल ही है। वो भी 3 टाइम चावल खाने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने वो मराद दी उनके ग्रोअर्स को कि वो एक इंपोर्ट करने वाला मुल्क आज एक्सपोर्ट कर रहा है। मैंने वहाँ से चावल ख़रीदा खुद अपनी कंपनी ने दूसरे ममालिक के लिए। और लेकिन हमारे पास एक 6000 टन का FTA में बासमती का कोटा है, जिसका ज़रिए चावल एक्सपोर्ट होता था। उसमें कुछ मसाइल हुए हैं। अभी यहाँ मिनिस्टर साहब आए थे, मेरी उनसे मीटिंग हुई। अब उन्होंने मुझे कोलंबो बुलाया है, मैं जाऊँगा। हम इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे प्रोसेस को कि बासमती जाए, दूसरी कोई वेराइटीज़ ना जाए। अब उन्होंने ये तय किया है उधर करप्शन से बचने के लिए और इसको करने के लिए कि अब गवर्नमेंट इंपोर्ट करेगी और वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ताकि एक चेक एंड बैलेंस रखा जाए। वहाँ पे जो इम्पोर्टर्स थे वो बासमती की आड़ में एक दूसरा चावल मंगा लेते थे और ड्यूटी फ्री उसका ले लेते थे क्लियरेंस। और यहाँ से भी हमारे कुछ एक्सपोर्टर्स ने किया था, जो मेरे ख्याल में हम लोगों ने अब उसको रोका है। और हमारे चेयरमैन शफीक साहब और SVC जो नोमान शेख हैं, इस पर इन्होंने काफ़ी एक्शन लिए हैं। और मैं इंशाल्लाह ये 6000 टन लेके 6000 टन इज़ नथिंग आउट ऑफ 9 लाख टन हमारा एक्सपोर्ट था टोटल बासमती का, जो अब गिर के इस वक्त पिछले यानी 31 मार्च तक हुआ है 3,41,000 टन। राइट, अब अच्छा, इतना गिरा हुआ है, देखिए। आई अंडरस्टैंड। अच्छा रहीम साहब, आपके साथ मुलाकातें तो बड़ी फ्रिक्वेंटली मेरी होती रहती हैं और साथ बिरयानी भी खाते रहते हैं हम लोग। बिरयानी फेस्टिवल भी बड़े किए आपने, कोई 14 कंट्रीज़ में जाके बिरयानी फेस्टिवल किए, उससे कोई इम्पैक्ट आया कि बरामदात बढ़ी हमारी नहीं बढ़ी? जी, देखें, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा हमारे जो जंप आया है ना, वो हमने यही किया है कि हमने 14 ममालिक में हम ऑलरेडी कर चुके हैं बिरयानी फेस्टिवल। कौन कौन से ममालिक हैं? ये आप कनाडा से शुरू करें, कनाडा, अपना यमन, सऊदी अरेबिया में 2-3 दफ़ा किया है, ईरान में किया है, सेनेगाल में किया है, कीनिया में किया है, चाइना में 4-5। तो उसके लिए मसाले जात कुक वगैरह यहाँ से ले गए या वहाँ? नहीं, कुक भी यहाँ से लेके गए, मसाले भी यहाँ से लेके गए, चावल भी अपना लेके गए। बल्कि मैं अभी हमारा SVC साहब जा रहे हैं मॉरिशस, उनकी प्रेसिडेंट ने मुझसे कहा कि आप डेलीगेशन भेजें। वो आई भी थी रिसेंटली? जी हाँ, वो आई हुई थी ना, परसों हमारी 1-to-1 मीटिंग भी हुई है। तो अब नोमान शेख साहब डेलीगेशन लेके जा रहे हैं। आपके साथ बड़ी गुफ्तगू हो रही थी उनकी, क्या क्या बात कर रही थी कि आप चावल इंपोर्ट करें, हमारी मदद करें, हम आपके साथ कोलैबोरेशन, क्या कह रही थी? लेकिन देखें, हमारा वो वहाँ पे 2.5 मिलियन डॉलर यानी 25 मिलियन डॉलर की मार्केट है। हमारा शेयर है 10 मिलियन, अच्छा शेयर है वहाँ पे, ऑलमोस्ट 50% के आसपास है, 40%। लेकिन वो मॉरिशस की जो गवर्नमेंट और अवाम है, दे आर प्रो पाकिस्तानी। वो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और प्रेसिडेंट जो हर एक्सीलेंसी ने शो किया और उन्होंने हमको कहा है कि आप डेलीगेशन लेके आएँ। और अभी हमारे नोमान साहब डेलीगेशन लेके जा रहे हैं। और पाकिस्तानी कमर्शियल सेक्रेटरी वहाँ पे जो बैठे हैं, आपको बताऊँ उनकी एफिश कितने बेहतरीन बंदे हैं वो, कि उन्होंने ख़ुद हमको ऑफ़र किया कि हमने बिरयानी फेस्टिवल करना है, आप चावल लेके आएँ। तो यहाँ से चावल भी जाएंगे और लेकिन कुक अब वो वहीं पे वो अरेंज कर रहे हैं। लेकिन हम बिरयानी बनवा के हम सबको खिलाएंगे ताकि हमारा शेयर हम बढ़ा सकें। कोमोरोस भी जा रहे हैं और मॉरिशस भी जा रहे हैं। और लेकिन हमको अच्छा प्रोटोकॉल मिलेगा। और एक और भी उन्होंने बात की मॉरिशस की प्रेसिडेंट ने कि 14 अगस्त से 21 अगस्त तक एक सिंगल कंट्री एग्जीबिशन पाकिस्तान का मॉरिशस में किया जाए, जिसको SM मुनीर साहब जिसकी सदारत करते हुए लेके जाएंगे टेडैप की। उसमें भी चावल वाले जाएंगे। और हम ये दोनों, हमारा डेलीगेशन और वो जो सिंगल कंट्री होगा, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमारा शेयर मॉरिशस में काफ़ी बढ़ेगा। मॉरिशस इज़ गुड मार्केट फॉर गुड राइस बासमती और दे पे वेरी गुड। तो ये एक अच्छा रहेगा। और उनकी पेमेंटों का, बैंकों का कोई मसला नहीं, अच्छा मुल्क है, आपको पता है, खूबसूरत मुल्क है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इनके पास बहुत आमदनी है के ज़राए हैं, तो दे स्पेंड अलॉट। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो नाइजीरिया तो बड़ी मकदार में इंपोर्ट करता है, क्या वजूहत है कि हम उस तरफ नहीं देख रहे? क्या नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका दोनों 12-12 लाख टन की मार्केट है। लेकिन साउथ अफ्रीका में मैं डेलीगेशन पहले लेके गया तो हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ 25 से 30 हज़ार टन था, जो फिर डेलीगेशन के बाद उधर भी हमने बिरयानी फेस्टिवल किए, 2 बिरयानी फेस्टिवल डरबन और जोहान्सबर्ग में किए। और उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, 2.5 लाख टन पहुंच गया है। अभी कोई 1.5 से 2 लाख टन के दरमियान है और उसको बढ़ाने की गुंजाइश है। वहाँ पे भी हम लोग एक प्लान कर रहे हैं डेलीगेशन।
लेकिन वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है पेमेंट का, एलसी खुल सकती है, कर सकते हैं अच्छे, यूँ आपको पता है प्रोग्रेसिव वो लोग हैं। लेकिन नाइजीरिया के अंदर प्रॉब्लम है पेमेंट का। नाइजीरिया बहुत बड़ी मार्केट है सेले की, और पाकिस्तानी वहाँ जाके बेच सकते हैं। लेकिन अब कीनिया जैसे, देखें कीनिया भी 10,000 टन का एक्सपोर्ट था, इस वक्त 6 लाख टन का एक्सपोर्ट हो गया है। इसकी वजह क्या है कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने खुद अपना ऑफिस वहाँ खोल लिया है। वहीं अभी आए भी तो थे वो केनिया के हाई कमिश्नर में, और आप भी थे ना उनके हाँ, साथ, रिसेंटली वो आए थे। तो क्या उसके बाद कोई इम्पैक्ट आया? उन्होंने तो आपको चाय गिफ्ट की थी, आपने उनको चावल दिए? जी हाँ, हमने चावल दिए और हमने उनको खाना भी खिलाया। और क्योंकि कौंसल जनरल जो है कराची में है, ऑनररी कौंसल मेरे बड़े भाई हैं हनीफ जानू साहब, वो बहुत इस वक्त तवज्जो दे रहे हैं। और ये मैं बताऊं आपको कि ये बहुत बड़ा बायर है और ये बड़ा बायर हमारा रहेगा। पाकिस्तानी चावल को वहाँ पे कोई बीट नहीं कर सकता। वहाँ पे एक तो टेस्ट उन्होंने डेवलप कर ली है ईरी 6 की, और वो बहुत खुश हैं। अभी 386 भी जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बात है हमारे जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने वहाँ पे अपना ऑफिस खोला हुआ है, लोकल जॉइंट वेंचर किया हुआ है या खुद किया हुआ है। तो उससे वो खुद इंपोर्ट करते हैं और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पेमेंट का प्रॉब्लम नहीं होता। तो यही मैं कह रहा हूँ कि मैं हमारे चेयरमैन साहब और एसवीसी से कहूँगा कि एक मीटिंग बुला के ये प्रोबेबिलिटी देखें, अगर नाइजीरिया में हो जाए कि हमारा चावल हमारे गोदामों में सेफ रहे और फिर हम उनको कैश में बेच के डिस्ट्रीब्यूट करके बैंकिंग चैनल से बेच सकें। है तो नहीं इतना इजी, लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साहब की हमारी मदद करें, ताकि वहाँ अगर पाकिस्तानियों के 8-10 ऑफिस खुल जाते हैं तो मैं ये आपको बताऊं 10 लाख 12 लाख टन में से हमको अच्छा शेयर मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल हमारा ज़ीरो है, समझें, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। नाइजीरियंस आपको पता है कि मशहूर हैं रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आपको एलसी गलत भेज देंगे कि एलसी खोल दिया आप शिपमेंट करें। यहाँ पे हमारे वालों ने चावल भेज दिया, इनको डीडी भेज दी बैंक की, वो भी जाली निकली। तो ये आप उसके बाद नाइजीरिया जो है हुकूमती सतह पे जिस तरह देखें अभी टीसीपी ने और ब्लॉग ने जो इंडोनेशिया के एग्रीमेंट साइन होता है, इसी तरह कोई हुकूमती सतह पे अरेंजमेंट नहीं हो सकता? अभी देखें ना, अभी आपको मैं बताऊं, अभी इन्होंने तो गिफ्ट किया है वहाँ पे चावल, हुकूमत ने रीप वालों मेंबरों से लेके पहले क्यूबा भेजा था, लेकिन वो फिर डाइवर्ट करा के वो नाइजीरिया गया है। तो ये चाहिए कि करें, डेलीगेशन लेके जाएं, लेकिन ये डेलीगेशन की सरबराही करें कोई मिनिस्टर, और रीप के लोगों को लेके जाएं ताकि वहाँ पे बैठ के बात कर सकें। हमारे प्रोटोकॉल में वो बनता नहीं है इतना हाई लेवल कि हम जाके उस डेलीगेशन को लेके जाए, हमारी बात नहीं सुनेंगे। वो मिनिस्टर होगा तो एम्बेसडर साहब भी होंगे, कमर्शियल सेक्रेटरी भी होगा, वहाँ के मिनिस्टर साहब के साथ बात होके ये हो सकता है कि देखें दुनिया भर में इनकरेज करते हैं इन्वेस्टमेंट को। पाकिस्तानी यहाँ से लीगली पैसे बेच के वहाँ पे ऑफिस खोलें या वेयर हाउस लें। और मैंने ये सुना है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी अब बहुत बेहतर है नाइजीरिया में आज से 3-4 साल के मुकाबले में। तो ये हो सकता है, इंशाल्लाह हो सकता है आपके शो में ही दोबारा खुशखबरी सुनाएं कि नाइजीरिया में हमारा एक्सपोर्ट शुरू, और ये बड़ा अच्छा होगा पाकिस्तान की बरामदात के हवाले से। नाइजीरिया की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग हो रही है, 500-600 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की अगर नॉमिनल जीडीपी हो, ऑयल की बहुत बड़ी इनकम है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये फरमाइए कि इसके अलावा अगर हम देखें तो जो आपकी डिमांड है, पिछले साल तो मुझे याद पड़ता है कि रोल ओवर की बात हो रही थी कि जो लोन्स वगैरह हैं रोल ओवर करें, इसलिए ज़ाहिर काफ़ी मसाइल थे लिक्विडिटी के। अब जो रिसेंट आप लोगों की डिमांड आई है कि जी इसको ज़ीरो रेटेड करें, अगर ज़ीरो रेटेड हो जाता है तो आप समझते हैं जो विजन है आपका 2018 का, वाकई 4 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स उसमें हाँ 4 बिलियन डॉलर इंशाल्लाह। आप देखें जब 300 मिलियन था और हम 1 बिलियन की बात करते थे तो हमें लोग पागल कहते थे, और 8 साल में हो गया। फिर नहीं वो तो 1 बिलियन तो 2006 में हो गया, उसके बाद 2002 में 2 बिलियन हुआ, तो फिर एक के बाद हम 2 की बातें करते थे, तो फिर वही कहते थे कि यार ये तुम हो नहीं सकता, पागलों वाली बातें करते हो। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं वज़ीर आज़म, मैं आपको बताऊं 3-4 लोगों ने हमको बहुत बूस्ट दिया। वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, मोहम्मद मियां सुमरो साहब ने, रज़ाक दाऊद साहब ने, और उस वक्त के जो सदर थे उन्होंने हमारी बातें सुनी और हम उनको एक्ट किया, हमारे फंक्शनों में आए। उन्होंने, मैं आपको बताऊं 450 मिलियन डॉलर एक्सपोर्ट था, और हमारी ट्रॉफ़ी में जमाली साहब अपनी पूरी कैबिनेट को, शौकत अजीज़ साहब को, कॉमर्स मिनिस्टर को, तमाम पूरी 12 वफाकी वज़रा को लेके आया, और उन्होंने मुझे बोला कि 2006 में 1 बिलियन डॉलर करना है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैंने बोला हमारा विद होल्डिंग टैक्स कम करें, उन्होंने फ़ौरन कम किया और हमने उनको करके बताया। फिर उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने हमको 2009 में टारगेट दिया, तो हमने 2009 में पूरा किया। लेकिन 2009 से लेकर अब तक जो एक स्लम हम देख रहे हैं या फिर एक स्टैग्नेशन देख रहे हैं,
2.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, इस साल तो मुझे नहीं लगता कि 2 अरब डॉलर भी कर पाएंगे नहीं, आप इस साल 2 अरब नहीं हो सकेगा। अभी आप देखें, मैं आपको बताऊं कि हम जो मार्च 31 तक हम सिर्फ कर चुके हैं 1.5 1.2 कर तो चुके हैं। 1.5 अरब डॉलर ही मुश्किल से ही हो, 1.5 या 1.8 हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि अभी ये हमारे पास अगर ईरान की विंडो खुल गई या सऊदी अरेबिया की चाह रहे हैं या मॉरिशस की और बढ़ गई तो 1.8 तक 2 नहीं होगा। तो अगर, और यही है, देखें ना प्रोडक्शन, चावल तो हम पूरा देखें, आपको बताऊं 28 लाख टन एक्सपोर्ट हो चुका है, 9 महीने में 28 लाख टन एक्सपोर्ट हो चुका है, और 8-10 लाख टन और हो जाएगा। यानी चावल जितना हमारे पास था वो तो हम कर देंगे, वैल्यू की वजह से नीचे गया है। और हमें गवर्नमेंट अगर बड़ी सिंसियरिटी से बात करे ना, 2 चीज़ें कर दे बस। एक राइस मिनिस्ट्री बना दे कि हमारे पास वो बंदा अवेलेबल हो, हम उससे जाके हमारे मसाइल हल करें और उसको अलग कर दे, और बात सुने और अमल भी करें, और बात सुने। और दूसरा ये कि हमारे ज़ीरो रेटेड कर दे। देखें बिजली के बिल, दूसरे बिल, और हमारे चलें इसी पे मुझे बताएं कि जो आप कह रहे हैं ज़ीरो रेटेड, कलेक्शन कितनी होगी इससे? नहीं, हमारे देखें, हमारे पास इस वक्त जो है ना, हमारे पास बड़े प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ जान रहा हूँ अगर कलेक्शन की बात करें, अगर ज़ीरो रेटेड नहीं कर रहे तो इस वक्त कितनी कलेक्शन हो रही है हुकूमत को? अगर ज़ीरो रेटेड कर देते इसका तो फिगर नहीं है मेरे पास, लेकिन आप ये देख लेना कि हमारा 17% सेल टैक्स बैग्स पे है जो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो हमको रिफंड नहीं मिल रहा। अब वो कह रहे हैं कि हमने रिफंड शुरू किया, अभी तक हमारे राइस वालों को किसी को नहीं मिला रिफंड, और वो बैग्स पे है, फिर बिजली पे है। ये 2 चीज़ें तो हमारी बच जाएंगी। और तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज होगा वो ये होगा कि हमारा वाइट कैपिटल जो है, जो लोग अब लोन लेके काम कर रहे हैं और इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो अपने पैसों से काम करेंगे। आप खुद सोचो ना, 17% हर शिपमेंट में भरते जाएं बैग में। हमारा वैसे चावल पे सेल टैक्स नहीं है, वो तो सेल टैक्स फ्री है, लेकिन एक विद होल्डिंग अच्छा देखें, 2-3 चीज़ें इनको और भी करनी है। 2 नाजायज़, एक हमारे पास विद होल्डिंग टैक्स लेते हैं लोकल सप्लाई, यानी अगर कितने परसेंट है वो 3.5% है। अगर हमने चावल ग्रोअर से ख़रीदा तो हमें दिखाना है कि हमने उनको पेमेंट की है। अब वो तो बिल तो देते नहीं है ग्रोअर्स, फिर हमें उसको करना पड़ता है, फिर वो टैक्स अथॉरिटीज से लड़ाई झगड़े ये। और आप ये देखें कि मार्केट कमेटी ऑन एक्सपोर्ट फॉर व्हाट? भाई क्या है मार्केट कमेटी? तो लोकल के लिए है, बाइंग एंड सेलिंग के लिए। आप एक्सपोर्टर को मार्केट कमेटी लगा रहे, हमारे पास आके मार्केट कमेटी वाले बैठ जाते हैं, पैसे लेके जाते हैं। हम जब उनको कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट को तो कहते हैं सूबाई मामला है, सूबाई वालों को तो कहते हैं असेंबली से पास कराना पड़ेगा। पैसे मांगते हैं? नहीं, बिल्कुल मांगते हैं। आप मैं तो कहता हूँ कायम अली शाह साहब से दरखास्त करता हूँ कि एक बिल पास कर ले कि एक्सपोर्टर के ऊपर मार्केट कमेटी लागू नहीं होती। आप खुद देखें ना, कॉमन सेंस, मार्केट कमेटी का वर्ड ही देख लें, दैट इज़ फॉर लोकल ट्रेडिंग और मार्केटों के लिए है, एक्सपोर्टरों के लिए नहीं, लेकिन हमें देना पड़ रहा है। तो ये हर तरीके से एक काम देखें करें ना। अगर नवाज शरीफ साहब से मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से या इसाक डार साहब से अपील करता हूँ, 1% हमारे ऊपर विद होल्डिंग है, 1/4% बढ़ा लो, 1.25% कर दो, और हमें हर तरीके से जान छोड़ा दो हर टैक्स से। 1% बहुत होता है $2 बिलियन का, तो हम उसको कहते हैं, हम खुद अपने खुशी से कहते हैं इसको 1.25 कर दो, और मार्केट कमेटी, EOBI, ये सेल टैक्स, FBR, सबसे हमारी जान छोड़ा दो। हाँ, 1 विंडो करके आप फैसिलिटेशन दे दें और हम आपको एक्सपोर्ट बढ़ा के दिखाएंगे। अब्दुल जानू साहब, इट वाज रियली ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेल नाज़रीन, अगर हम बात करें बरामदात के बढ़ाने के हवाले से, तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर फैसिलिटेशन दी जाए और फिर राइस एक्सपोर्टर्स की जो डिमांड है, ख़ासकर टैक्सेशन के हवाले से, अगर उसको रेशनलाइज किया जाए, इनकी बात को सुना जाए, और वो मार्केट जो अभी तक हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, उस हवाले से हुकूमत फैसिलिटेशन करे, तो इसमें कोई शक नहीं कि चावल की बरामदात 3-4 बिलियन अमेरिकन डॉलर बड़े आराम से हो सकती है। उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए फीडबैक दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।